नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नई दिल्ली में हुए इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ आगामी रणनीतियों, एनडीए सरकार को घेरने और पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने पर चर्चा की। इंडिया ब्लॉक के लिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। बैठक में 5 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और वोट की लूट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस मीटिंग में ममता के शामिल होने से कई कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में अपने 58 विधायकों और 21 सांसदों के बागी होने के बाद ममता अलग थलग पड़ गई हैं। क्या वो कांग्रेस का हाथ थामेंगी या गठबंधन से जुड़ेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, शरद पवार की एकजुट रहने की अपील, बीजेपी और आगामी चुनाव में कितना बदलाव लाएगी, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक पर आज सभी की नजरें रहीं। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी शामिल हुए। इनके साथ ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सांसद अभिषेक बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गज बैठक में शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। बैठक में 25 दलों के 34 नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद दोपहर 3 बजे इंडिया ब्लॉक की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया गठबंधन सीजेआई को लेटर भी लिखेगा। नीट और सीबीएसई मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। 8 अगस्त को अगली बैठक हैदराबाद में होगी। अब हर 2 महीने में विपक्ष और ब्लॉक की बैठक होगी। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन एसआईआर। सेकेंड पॉइंट, इट वाज यूनानिमसली एग्रीड टू डिमांड द इमीडिएट रेसिग्नेशन of the education minister. This, I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed. आज की बैठक की अहम कड़ी ममता बनर्जी भी मानी जा रही हैं। 58 बागी विधायकों के बाद अब करीब 21 सांसदों ने भी ममता से दूरी बनाने का मन बना लिया है, जो टीएमसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। खबर ये भी है कि ये सभी बागी एनडीए को समर्थन कर सकते हैं। बागी सांसदों का कहना है कि लोकसभा में वे अपने नेता के रूप में अभिषेक बनर्जी को नहीं, बल्कि काकोली घोष को चाहते हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी में टूट के मुख्य कारण पार्टी के भीतर का असंतोष, केंद्रीय नेतृत्व के कामकाज का तरीका और लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मानी जा रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता कांग्रेस से हाथ मिला सकती है। बहरहाल तमाम दिग्गजों का एक मंच में आना इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी ताकत हो सकता है, लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर दिन भर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाओं का दौर चला। बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए। जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है, सबसे ज्यादा उनको हटाइए और एक ऐसी सरकार लाए पारदर्शक, स्वच्छ। इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है
कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि वो जिस तरीके से पहुंची है, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। देखिए, इंडी अलायंस में कभी भी कोई मिशन या विजन नहीं रहा, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन रहा। और चाहे ये पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ भी जाए, दल तो मिल जाते हैं, पर जैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे दिल कभी नहीं मिल सकते। शारीरिक बोलचाल है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है, जनता का समर्थन वो खो चुके हैं पूरी तरह से। अब ये तय हो गया कि कुर्सी के लिए एक सत्ता लोलुप लोगों का एक जमावड़ा है। इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक 1 जून 2024 को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी, यानी पूरे 2 साल बाद गठबंधन के नेता एक साथ जुटे हैं। इधर महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि मौजूदा समय में ब्लॉक के सभी दलों को एकजुट रखना सबसे जरूरी है। एकदम स्वतःची भूमिका कोणी घेऊ नये असं सूत्र मानलं जाईल। इंडिया गठबंधन से 3 साल में 3 बड़ी पार्टियां अलग हुई, जिनमें जेडीयू, आप और डीएमके शामिल है। इंडिया ब्लॉक 6 राज्यों में 7 चुनाव लड़ा और 6 में 7 नहीं रहा। इंडिया ब्लॉक 2023 में बना, इस दौरान 1 लोकसभा और मई 2026 तक 13 विधानसभा चुनाव हुए। 2024 में लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से मिलकर 234 सीटें जीती। 6 राज्य जहां इंडिया ब्लॉक मिलकर लड़ा। जम्मू कश्मीर 2024 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। झारखंड 2024 जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। महाराष्ट्र 2024 इंडिया ब्लॉक राज्य में महाविकास अघाड़ी के तौर पर लड़ा लेकिन हारा। बिहार 2025 आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के साथ महागठबंधन के तौर पर लड़ा लेकिन हारा। तमिलनाडु 2026 चुनाव से पहले कांग्रेस डीएमके गठबंधन का हिस्सा थी, सीट बंटवारा भी हुआ था लेकिन सत्ता में नहीं आ सके। पुडुचेरी 2026 कांग्रेस ने डीएमके वीकेसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन सत्ता नहीं मिली। इसी तरह 6 राज्य जहां गठबंधन साथ नहीं लड़ा। हरियाणा 2024 कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने सहयोगी सीपीआईएम के साथ चुनाव लड़ा, जबकि आप अलग मैदान में थी, सभी हारे। अरुणाचल प्रदेश 2024 कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, हार मिली। दिल्ली 2025 कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा, कोई गठबंधन नहीं था, हार मिली। असम 2026 कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में चुनाव में थी, हार मिली। केरलम 2026 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल 2026 टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार किया, हालांकि कांग्रेस को वाम दलों का साथ मिला। 2024 में आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हारी। बहरहाल इंडिया गठबंधन की बैठक से विपक्ष ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। देखना ये होगा कि ये एकता आगामी चुनाव में कितनी सफल होगी और बीजेपी के बढ़ते जनाधार पर कैसे ब्रेक लगाएगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक और सियासी हलचल तो हुई ही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कटाक्ष भी किए इस बैठक पे। सवाल इस बात का है कि मुख्य एजेंडा या मुख्य मकसद जो इस इंडिया गठबंधन की बैठक का था, वो यही निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार चला रही है, क्या उसकी नीतियां हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये एकमत होकर आने वाले समय में लड़ेंगे, जनता तक चीजों को पहुंचाएंगे। ये विपक्षी गठबंधन की एकता का एक सूत्र आज कहीं ना कहीं बैठक का माध्यम था। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखी हैं और इसलिए भी हैं क्योंकि टीएमसी का पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, हाल ही में 58 विधायक और करीब 21 सांसद जो बागी हुए हैं और अब तक जो अपडेट है वो यही है कि एनडीए को समर्थन की बात की जा रही है उनकी तरफ से। तो काफी बड़ी एक टूट फूट दिखी है टीएमसी में। तो क्या
वापस कांग्रेस में आएंगी या फिर गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, ये भी एक फैक्टर है। हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाला समय कितना बड़ा बदलाव का होगा विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का, और जिन मुद्दों को लेकर ये हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता जनाधार है उसे चुनौती दे पाएंगे। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, अब से कुछ देर में कनेक्ट होंगे, स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे, उनका भी स्वागत है, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती, यश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल, मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी नसीम सिद्दीकी, नसीम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है नीरज राय, नीरज जी आपका भी बहुत स्वागत है। खेमचंद जी और राजेश जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत यश जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ यशी, क्योंकि समाजवादी पार्टी है या एनसीपी शरद पवार गुट से भी हमारे साथ नसीम जी हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अभी कनेक्ट नहीं है। मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक और काफी दिग्गज एक साथ आए, नजर आए। बहुत सारे ऐसे 5 मुख्य बिंदु थे जिन पर बात भी की गई है। कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी ये 5 मुद्दे या और भी ये जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है या जो बैठक हुई है आने वाले समय में निभाएगी एक विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि बार बार ये सवाल आया इंडिया गठबंधन टूट जाता है, बिखर जाता है, और पिछले 3 साल में 3 बड़ी पार्टियां ऐसी थी जो इस गठबंधन से अलग हुई, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम जेडीयू की बात करें, हाल ही में डीएमके की बात करें। तो एक साथ चलना और अपनी ताकत को लेकर आगे एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाना, किस तरह से ये बैठक आज हुई है और कितना प्रमुख बड़ा एजेंडा था, कितना सफल होंगे आगे? राखी जी, पहली बात तो बड़ी खुशी की बात है कि जहां आज कई टीवी चैनल्स इस विषय पे चर्चा रख रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का नाम बिगाड़ के बात कर उसको इंडी गठबंधन। और आपका बहुत धन्यवाद कि आप इंडिया ब्लॉक यानी गठबंधन का नाम कम से कम स्पष्ट तरीके से ले रहे हैं। अब उनका डर क्या है उन मीडिया हाउसेस चैनल्स का, कहां से उनको पर्ची मिलती है कि इंडिया को वो इंडी बना देते हैं, ये क्यों उनको डर है, ऐसी पर्ची का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो अपनी पत्रकारिता में? यह बड़ा सवाल उन निष्पक्ष पत्रकारिता कहने वाले लोगों के लिए जरूर होता है। आपका पुनः धन्यवाद। दूसरा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। जो रीजनल फोर्सेस हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो पार्टियां इस विविधताओं को जोड़ के रखी हुई। राज्य में अपनी जो विविधता है, राज्य में जो अपनी चीजें हैं, उनको और आगे बढ़ाया, चाहे संस्कृति हो, भाषा हो, अन्य चीजें हो। तो देश को जोड़े रखने में ये क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा योगदान है। इंडिया ब्लॉक के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सत्ता के खिलाफ, यानी सत्ता के जो गलत निर्णय हैं उनके खिलाफ। अब जो खिलाफ है उसका संघर्ष दुगना हो जाता है। सुविधा की जो राजनीति कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ बैठे हुए हैं। तो जो एनडीए के साथ बैठे वो सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें लगता है संघर्ष का रास्ता ठीक नहीं है, जनता के लिए संघर्ष करना ठीक नहीं है। अपनी सुविधाएं, अपनी पार्टी को ताकत देना, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, ये ज्यादा जरूरी है। चाहे उसमें अभी आपने चिराग पासवान जी की बात सुनाई हो, जो खुद अपने चाचा से लड़ करके अलग हुए हों, और इस लड़ाई को लड़ाने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही हो, यानी जो सहयोगी दल उनको सहयोग कर रहा था उसी को 2 फाड़ में तोड़ने का काम। उसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का काम, उसी तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने का काम, अकाली दल को भी उन्होंने तोड़ने का काम किया, जेडीयू को भी उन्होंने तोड़ने का काम किया, मांझी साहब को अलग कर दिया। तो जो पूरा इतिहास है एनडीए में प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है कि लोकतंत्र को कैसे तहस नहस किया जाए, संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जाए, ये पूरा काम उनका है। तो हम लोग सब लोग जो खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में खड़े हैं, जनता के हित के लिए, जनता के हितकारी फैसले आए। आप देखें, चाहे जो दूध मुहा बच्चा हो, जो बच्चा पैदा होता है वो कुपोषण का शिकार होता है, और जो बच्चा पढ़ाई करके अपनी बेहतर भविष्य को बनाने की तैयारी करता है, उसका पेपर लीक हो रहा है, उसकी परीक्षा ठीक ढंग से नहीं की जा रही, परिणाम ठीक से नहीं दिया जा रहा।
जो रोजगार में हैं, जो नौकरियां, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है। जो श्रमिक काम कर रहे हैं, लेबर तक का काम करने पे मजबूर हैं, उनका डबल इंजन की सरकारों में, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में 9,000 रुपए कम वेतन मिल रहा है और हरियाणा के एनसीआर में, गुड़गांव में 9,000 रुपए ज्यादा वेतन मिल रहा है। पूरे देश भर में डबल इंजन की सरकार, गुजरात मॉडल का जो नाम दे करके भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई, उसने केवल देश का विनाश किया है। चाहे वो सूरत में आग लगने पे कोचिंग सेंटर में सीढ़ियां ना मिलती हो फायर ब्रिगेड को ऊंची इमारत तक जाने पे, चाहे दिल्ली में होटल के अंदर सीढ़ियां नहीं पहुंच पाती हो या फायर ब्रिगेड ना पहुंच पाती हो, तो हर क्षेत्र प्रताड़ित है और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, हर क्षेत्र। तो ये बर्बादी का प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, इनके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घबराया। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। नसीम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नसीम जी, आज एक जो बड़ा स्टेटमेंट मुझे शरद पवार जी का दिखा, वो यही था कि जितने भी दल हैं इंडिया ब्लॉक के, उन सबको एकजुट होकर रहना है, तभी कुछ हो पाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश आज की बैठक के लिए इसलिए भी मुझे लगा क्योंकि एक साथ रहेंगे तभी आगे लड़ पाएंगे। यूनिटी बहुत मैटर करती है और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पिछले 3 सालों में 3 पार्टियां गठबंधन से अलग हुई। अलग अलग रीजंस थे सबके, लेकिन एक गठबंधन जब बना था, जब इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद टूटने की नौबत क्यों आ गई, क्यों मनमुटाव हुए, क्यों ऐसी चीजें आई कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आपस में ही फूट है तो बीजेपी से क्या लड़ पाएंगे। तो ये एक जो बात इंडिया गठबंधन पे आरोप की तरह लगी, भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इसको आज जो बैठक हुई है और जो तमाम चेहरे, बड़े चेहरे, तमाम दल जो मुझे दिखे हैं आज, ये एकजुट हो, उन्होंने भी कहा, लेकिन एकजुट कैसे रहेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर, और इसको कैसे लेके आगे बढ़ेंगे? अनेकता में एकता, ये इंडिया गठबंधन लोगों का एक जमावड़ा है। एक अच्छा उदाहरण मैं कह है सकता हूं कि भारतीय राजनीति की ये सत्यता है कि जब तक हम सब लोग बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे होकर बीजेपी की तानाशाही की, वोट चोरी की, ईवीएम हैकिंग की, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने की, इसका जब तक इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर मुकाबला नहीं करेंगी, बीजेपी को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए माननीय पवार साहब ने पहले भी ये बात कही है और आज भी उनकी वही भूमिका है कि देश में कांग्रेस के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस विरोधी जितने भी वोट हैं, उनका विभाजन नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि उन वोटों में किसी कारण से कभी क्षेत्रीय संतुलन नहीं बन पाता है, कभी जो है वो अहंकार की बात आ जाती है, कभी लीडरशिप की बात आ जाती है और कुछ मुद्दों पे वो अलग हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए और उनके होने के कारण से ही आज आप देख रहे हैं कि बंगाल ऐसा राज्य जो है उस पर बीजेपी ने कब्जा किया, हालांकि वो वोटों से नहीं जीते और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नहीं जीते हैं। वो बेईमानी से बंगाल जीता उन्होंने, दूसरे राज्य भी बेईमानी से जीते। तो ये बात सत्य है कि भाजपा के खिलाफ चाहे वामपंथी हो, चाहे वो सेकुलरिज्म, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाली सारी ताकतों को एक होना पड़ेगा, वरना बीजेपी जो है वो लड़ाओ और राज करो, हिंदू मुस्लिम करो, मस्जिद मंदिर करो, पाकिस्तान करो, हिंदुस्तान, और इस प्रकार के नारे देकर लोगों को लड़ाकर इस देश का वो जो है एक प्रकार से देश का सत्यानाश कर रहे हैं। युवा सड़कों पे है, आज रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपए जो है वो 100 के करीब पहुंच रहा है। तो देश की स्थिति आप भी देख रही हैं। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब मिलकर बीजेपी की फासिस्ट ताकत का जो है विरोध करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। खेमचंद जी या राजेश जी में से कोई जुड़ा है हमारे साथ? चलिए, खेमचंद जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हाँ, खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। जय श्री राम जी। खेमचंद जी, एक इंडिया गठबंधन की हालांकि बैठक थी, तमाम दिग्गज पहुंचे थे, एकजुटता की बात है और एक ताकत की बात है, सिर्फ एकजुटता नहीं,
एक ताकत जो होती है वो आने वाले इलेक्शंस में यदि एक साथ होंगे और लोकसभा का जो रिजल्ट आया था उसको भी देखते हुए ये जो बड़ी बैठक थी, कैसे इसे देखते हैं? आपको लगता है कि तमाम विपक्ष जब एक साथ होगा, मजबूती के साथ होगा, तमाम लीडर्स होंगे, तो आने वाला समय जो है बड़ी मजबूती से एक चुनौती की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है? क्या मानते हैं ऐसा? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, ये भानुवती का कुनबा है। यहाँ की एक ईंट वहां का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा, एक कहावत है। और इसमें सब अपने अपने मतलब, अपने अपने एम्बिशन, अपने अपने प्लान के साथ इकट्ठे हुए हैं। और ये लोग तो कुछ समय पहले तक मिलना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि टीएमसी कहती थी कि हम इस गठबंधन के लीडर हैं, कांग्रेस कहती थी हम लीडर हैं, डीएमके कहती थी हम लीडर हैं। अब जब वो ये सारे दल अपने अपने राज्यों में बुरी तरीके से हार गए, आरजेडी भी कहती थी भाई लालू जी लीडर हैं, तो अपने अपने राज्यों में बुरी तरीके से हार गए, तो इन्होंने सोचा चलो जो हार गए तो एक दूसरे का साथ लेते हैं, बैठते हैं, कुछ प्लान करते हैं, मोदी जी को कुछ बुरा भला बोलते हैं, मोदी सरकार को कुछ बुरा भला बोलते हैं। तो एक हारे, रिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड जीलर्स, लीडर्स का एक समूह था जो इकट्ठा हुआ, और उन्होंने कोई सार्थक बात नहीं की, जनता की बात नहीं की, जनता के इश्यूज की बात नहीं की, या इंटरनेशनल सिनारियों में जो विषम परिस्थिति की उसकी बात नहीं की। और देश ने जो अचीव किया विषम परिस्थितियों में भी 7.5% से 7.7% जीडीपी की आज ग्रोथ हो रही है, ये पूरे विश्व के लिए एक आंखें खोलने वाली बात है कि जब हर जगह ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, हर कंट्री की, बड़ी कंट्रीज की जो ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, उस समय भारत की जो ग्रोथ है वो अपवर्ड रिवाइज हो रही है। तो इन चीजों पे भी अपने विचार रखने की बजाय वो नकारात्मक बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता इनको सीरियसली नहीं ले रही है। अब इन्होंने आज निर्णय भी क्या लिया है कि नेक्स्ट मीटिंग हम लोग फला डेट को करेंगे, तो मीटिंग करी है नेक्स्ट मीटिंग की डेट डिसाइड करने के लिए, ना कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ इनका अभी कोई खास इम्पैक्ट बचा नहीं। अभी टीएमसी की भी हालत दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से पतली होती जा रही है। हर दिन नई नई न्यूज आ रही है। आज भी खबर आई है कि 20 से ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि वो एक अलग गठ के तौर पे या एक अलग ग्रुप के तौर पे वो लोकसभा में बैठना चाहते हैं और वो एनडीए के साथ खड़े होकर एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। मैं ऐसा समझता हूँ ये बहुत ही अंधकार में इस इंडी गठबंधन का भविष्य है और इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वापस आऊंगे। मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, सुन मुकेश पा जी, रहा देखिए, हालांकि इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई, राजनीतिक रूप से चीजें आती जाती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी को कटाक्ष करना है वो करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले हिस्सा हुआ करती थी, बहुत पहले वो इस गठबंधन से अलग हुई। देखिए तब क्या परिस्थितियां थी, आज एकजुटता की फिर से बात हो रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो आज प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत हुई है, इसे कैसे देखती है? क्या आने वाले समय में यदि सिचुएशंस ऐसी बनती हैं तो क्या इसका पार्ट हो सकते हैं? जी, सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं हम। अभी खेमचंद जी ने कहा कि कानूनवती का गुटमा, तो इनके पास कौन सा कुनवा है? दूसरी पार्टियों से तोड़ के इनके पास ले आओ तो वो कुनवा नहीं है। इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई है, निश्चित ही पहली शुरुआत बैठक में आम आदमी पार्टी उनके साथ थी और कुछ विचारधारा, कुछ अपनी चीजें होती है, इसके कारण आम आदमी पार्टी ने उससे इंडिया गठबंधन से अलग हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? फूट डालो, राज करो। इनके पास खुद के नेता तो है नहीं, दूसरी पार्टियों के तोड़ के, दूसरे राज्यों के पार्टियों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं या नई पार्टी बना रहे हैं, तो सत्ता में वो हासिल कर रहे हैं। भाई चुनाव लगे तो जो पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने किया, शाम डाम दंड भेद छल कपट जितना कर सकते थे चुनाव से जीता। तो आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता बचे नहीं है। आज पहली बार जो स्थिति बैठी हुई है, जो कांग्रेस की हो या पश्चिम बंगाल की हो या समाजवादी पार्टी को कुछ की है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार मुक्त, उस आइडियोलॉजी के साथ आम आदमी पार्टी चल रही है और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ हो, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह है कि भाई लीडरशिप किसके पास जाएगी? अभी लीडरशिप तय नहीं होती है। आप कुछ दिन में किसी का विरोध करते हैं, भाई दिल्ली में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी का विरोध किया, हरियाणा में चुनाव हुए, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का विरोध किया, खुल के वहां बोले कि दिल्ली में खुल के चुनाव बोला कि आप कांग्रेस को वोट मत देना, आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को दे देना।
हरियाणा में यही हुआ, कांग्रेस खोल के विरोध करी। तो जब तक आइडियोलॉजी नहीं तय करेंगे, आप सामने किससे लड़ने जा रहे हैं? आप बगैर शस्त्र के लड़ने जाएंगे तो सफलता में नहीं मिलेगी। और आम आदमी पार्टी की भी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, इसलिए आज हम इंडिया गठबंधन से बाहर हुए हैं। और आगे आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ चलना। लेकिन एक बात तय है, आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं या पार्टी को तोड़ रहे हैं, वो एक चिंतनीय विषय है, लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। आप अपनी लड़ाई लड़िए ना, दूसरों को तोड़ के अपने पास लाके या किसी पार्टी को तोड़ के दूसरी पार्टी बनाने की जो ये रास्ता चल रहा है वो नुकसानदायक है। ये सोचना पड़ेगा आज देश के लोगों को कि हमें किस रास्ते पे जाना है। ये अभी जो नीट के एग्जाम जो पेपर में लीक हुए उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, सारे लोग निकल गए। अभी पश्चिम बंगाल से जो सांसद टूट के जा रहे हैं या विधायक टूट के जा रहे हैं, आज जरूरत क्या है? ये एजेंसियों का डर दिखा के, ईडी सीबीआई का डर दिखा के तोड़ रहे हैं, तो ये देश के लिए नुकसानदायक है। राखी जी, बस ये है कि समय का इंतजार करिए कि इनका जो अत्याचार और आतंकवाद है ये कब खत्म होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे चर्चा नहीं की, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, किसानों की जो किसान आत्महत्या हो रही है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज जो जनजय सड़क पे आया, एक भी चैनल वालों ने, जो गोदी मीडिया था, उन्होंने नहीं दिखाया। इतना विरोध है, इतना लोगों के जनता का गुस्सा है, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की, ठाकुर से लड़ा रहे हैं, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं। तो ये राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक है ये आने वाले समय पर राखी जी, अगर आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ चलना है या खुद की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है। जैसे पंजाब में है शिक्षा, स्वास्थ्य, आज देख लीजिए पंजाब पहले नंबर पे शिक्षा पे आ गया है। तो उसी तरह अपने अपने रास्ते हैं और आगे भी हम चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। नीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नीरज जी, आपसे मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो सबसे प्रमुख सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है इसे आप कैसे देखते हैं? वाकई में जो एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया या एक मंच पे तमाम दिग्गज थे सभी दलों के, ये वाकई कितना मजबूत गठबंधन बनेगा या दिखता है आने वाले समय में? दूसरी चीज, टीएमसी को लेकर एक सवाल मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का जो अभी तक का सिनेरियो हमने देखा पिछली बार तक का, वो बहुत अलग था। कोई गठबंधन नहीं, गठबंधन से भी अलग होकर तमाम चीजों पे अपने औरे पे काम करती चली। लेकिन इस बार के इलेक्शन के बाद से उनके अपने ही लोग उनको छोड़ रहे हैं, और अपने ही लोग जब छूट रहे हैं तो ऐसी टूट हो गई है। तो क्या वापस वो कांग्रेस के साथ या इस गठबंधन के साथ जो भी उनके साथ बचेंगे उसमें जा सकती हैं? ओवरऑल सिनेरियो कहता है कि जो भी तमाम दिग्गज आज मंच पर नजर आए, ये कितनी बड़ी चुनौती आगामी इलेक्शन के लिए बन पाएंगे बीजेपी के लिए? ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं बंगाल से ही, राज्य से शुरू होकर मैं केंद्र में चलता हूं। आपने कहा बंगाल की जो बातें हैं, देखिए बंगाल इस समय अगर देखा जाए तो एक देश का पहला चुनाव था जो मुद्दों से इतर चुनाव हुआ। हिंदू मुसलमान और जय श्री राम के नाम पे अगर सरकारें बनने लगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य दलों की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी आकर सत्ता में बना रह सकता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक सत्ता में वहां पर तृणमूल कांग्रेस रही और महामानव जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, मतलब मोदी जी जैसा व्यक्ति 2014 से लगे साम दंड भेद लगाकर 2026 में वहां पर सत्ता से हटाया। लेकिन अगर बंगाल की राजनीति को देखा जाए तो कांग्रेस जब वहां से सत्ता से हटी, सीपीएम की सरकार आई तो सभी कांग्रेसी इधर आ गए, और सीपीएम की जब सरकार हटती है, ममता बनर्जी की आती है, तो ममता बनर्जी के सरकार के साथ लोग आ गए। तो जाहिर सी बात है कि आज वहां का मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी की पार्टी का ही शुभेंदु अधिकारी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। या वैसे ही है जैसे हेमंत बिस्व शर्मा आपने देखा था कि आसाम में है। भारतीय जनता पार्टी देश स्तर पे और हर राज्यों की बातों को देखे तो 60 से 70 का 75% नेता दूसरे दलों वाले ही हैं। तो सच कहा गया है कि राजनीति में न कोई आखिरी पार्टी होती है, न ही कोई आखिरी शब्द होता है। तो जो वहां पर इधर से उधर आने जाने की बातें होती हैं, यह वाजिब है, इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने कहा क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में वापस जा सकती है?
वाकई ममता बनर्जी की काट स्वयं ममता बनर्जी ही है। 100 अमित शाह और मोदी जी भी आ जाएं तो उनको खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह आंदोलन से निकली हुई है और आंदोलन से निकले हुए किसी भी नेता को दबाना इतना आसान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि अगर वो कांग्रेस के हिस्सा हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला सकती हैं। दूसरी चीज, आप दूसरा सवाल था, पहला सवाल था आपका कि क्या आज जो मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन का कितना फायदेमंद है। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं इसे कहूंगा कि 1000% फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है वो अभी मैं बता रहा हूं। पिछली बार जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ उस समय लोकसभा का चुनाव कुछ ही महीने दूर था और उसमें तैयारी करने में इनको समस्याएं आई, दिक्कतें आई और आइडियोलॉजी सबकी मिल नहीं पाई थी। और भारतीय जनता पार्टी, देखा है आपने कि क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट, कांग्रेस 99 सीट और इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या आपने देखा ही था, हर जगह बढ़ा था। अगर आज से तैयारी शुरू करती है इंडिया गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाना कहीं से कठिन नहीं है। कारण है उसका कि आप इतिहास उठाकर देखिए देश का, तो जो पार्टियां ज्यादा दिनों तक सत्ता में रही है उन पार्टियों में निरंकुशता आती गई है। उस निरंकुशता का परिणाम आपने देखा कि 2014 से 19 और 19 से जो 24 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, पूर्ण बहुमत की रही। लेकिन वही 2024 का जब इलेक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी को लंगड़ी सरकार बनानी पड़ती है। वह सरकार देखा है आपने कि चंद्रबाबू नायडू और इनके साथ बनाई गई जो कि नीतीश कुमार थे। एक बात उठी थी, मैंने शहजाद पूनावाला का सुना था आपको शुरुआती प्रस्तावना में, उन्होंने कहा कि सभी लोग एक दूसरे को गाली देते रहे और सभी एक कुनबा बनाए हैं। गाली की अगर बात याद दिलाना शुरू करूं तो केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को इस समय लिए हैं और यही अमित शाह जी नीतीश कुमार के लिए बोले थे कि उनके लिए दरवाजा बंद है। और चुनाव के दौरान अमित शाह जी और मोदी जी ने नीतीश कुमार के ऊपर क्या नहीं लांछन लगाया और नीतीश कुमार ने क्या नहीं लगाया। जब बिहार की जनता इन दोनों को एक साथ स्वीकार कर सकती है तो क्या देश की जनता इंडिया गठबंधन को स्वीकार नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूत कहां पर हो जा रही है, 2014 से पहले जो स्वतंत्रता यूपीए गवर्नमेंट ने एजेंसियों, खासतौर से मीडिया या प्रचारित करने वाली संस्थाओं को जो दिया था, ईडी से लेके सीबीआई तक की जो बातें हुई थी, जो कमियां थी, वही भारतीय जनता पार्टी आते ही मोदी जी ने उन सब पे शिकंजा कसा और वो शिकंजा का परिणाम रहा कि जो आरोपी होते रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते रहे और उनके दाग धुलते रहे। और जिस दिन जहाज डूबने को आएगी सबसे पहले वही लोग भागेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में सटे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तविक कैडर हैं कोसों दूर हैं। खेमचंद भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ अगर ये बातें हमको बता दे कि किस प्रदेश में कौन कैडर है। देखिए 70 से 75% उन लोगों को विधानसभा का भी टिकट दिया गया है जो दूसरे दलों से आए हैं। वो उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कहां का आप गिनती करेंगी, हर जगह की है। अब आइए शुरुआती बातें हमारे सभी लोगों ने कहा था। एक शिवसेना थी कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता अगर वहां पे बाला साहब ठाकरे के यहाँ मीटिंग करते थे तो उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि पीठ पीछे करके वहां से निकल जाएं, पैर से पीछे आते थे। उसका खंड खंड कर दिया, आपने देखा ही देखा। आपने शरद पवार की एनसीपी को आपने देखा कि अजीत पवार आज दिवंगत हो गए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक बातें होती हैं तो शुरुआत करना पड़ता है। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज उनका आरोप लगा और इनके साथ सरकार बनाते हैं, जनता जिताती है और सत्ता में भी बैठते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए जितने नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि अपने पुराने नेताओं को साइडलाइन करके नए नेताओं को लाने का काम करती है। आपने देखा कि अडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी और कितने नाम मैं गिनाऊं जो पुराने आज भी बैठे हुए हैं और हाशिए पर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी उनके बदौलत थी। आज तो मोदी और अमित शाह की पार्टी है और यह पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, सत्ताधारी है, लेकिन निरंकुशता चल रही है चरम पे। ठीक है, मैं नीरज जी
बहुत जल्दी से वापस आऊंगी, मगर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो मूल रूप से हम बात कर रहे हैं, हालांकि आपने जो पूरा विश्लेषण किया सभी लोगों को लेके किया, एक अहम बात यह भी होगी कि इंडिया गठबंधन यदि एक साथ आता है, मान लीजिए ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ आ जाती हैं या गठबंधन का पार्ट हो जाती हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो फिर लीडरशिप किसकी होगी इंडिया गठबंधन की? ये बहुत बड़ा सवाल है देखिए, क्योंकि इस लीडरशिप को लेके बहुत ज्यादा पहले भी मनमुटाव हुए। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रही हूँ, 3 साल में 3 पार्टियों का अलग होना छोटी सी बात नहीं होती है, तो फिर कौन? जी बिल्कुल, यह चीज समय अभाव के चलते मैं चर्चा में नहीं ला पाया। मैं आपको बता दूं, देखिए गठबंधन की अगर स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग 48 दल हैं और 30 से 31 दल आपके इसमें इंडिया गठबंधन में। लेकिन इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं सब अपने अपने क्षेत्रों के सेनापति हैं। यह एक दुविधा की स्थिति है, लेकिन इन लोगों को अपने अहम को छोड़कर देश हित में आना पड़ेगा। आप देख लीजिए, अगर वोट परसेंटेज भी देखा जाए तो विपक्ष के पास सेंट्रल की राजनीति में वोट परसेंटेज ज्यादा है और सत्ता पक्ष के पास कम है। तो इन लोगों को देश हित में विगत 2014 से अब तक पूरे विपक्षी पार्टियों ने ये जरूर देखा है कि सत्ता की हनक दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का मतलब नंगा नाच करी है, उसको या लीडरशिप को स्वीकारनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता है कि 2026 में 29 की तैयारी अगर शुरू करी गई है तो आते आते 29 लीडरशिप भी स्वीकार कर ली जाएगी। हमारे जहां तक आकलन है, सत्यता वही है कि इस पर किसी का झगड़ा नहीं होगा। पीछे जो पार्टियां अलग हुई हैं उनका एक दूसरा तरीका था, सबको ये लगता था कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर सत्ता हासिल करके सबको परेशान कर दिया है। लेकिन सबको यह चीज और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सरकार बनाकर उलझ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग माने या न माने, मैं एक लाइन बस बताना और चाहूंगा, इसलिए उलझ गई है कि एक बंगाल ही था जिसके नाम पर हिंदू मुसलमान कर बिहार से लगायत, पंजाब से लगायत आपके हरियाणा, दिल्ली हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात में भी सत्ता हासिल करने का काम करती रही। इसलिए अब मुद्दा खत्म हो गया है और मुद्दा जैसे कि अब घुसपैठी का आया है उस पर तो बाद में चर्चा हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। जो जीडीपी गिनाया जा रहा है कि 7.5% जीडीपी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 95 रुपया से ज्यादा $1 की कीमत हो गई और देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। अरे भाई, जब अमेरिका की लड़ाई हो रही है तो अमेरिका का डॉलर कमजोर होना चाहिए कि भारत का रुपया कमजोर होना चाहिए? गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों को आप देख रही हैं कि 114 रुपया उत्तर प्रदेश में, पेट्रोल डीजल गैस की कीमत जी उत्तर प्रदेश में 101 रुपया तक हुआ है नॉर्मल, 110 रुपया प्रीमियम अभी रहेगा, कम दाम रहेगा 27 के चुनाव तक। जनता समझ रही है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगाई की तरफ हम चले गए थे, हम अभी इंडिया ब्लॉक और उस पर ही रहे। राजेश जी हमारे साथ कनेक्ट है। राजेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। ठीक है राजेश जी, इंडिया गठबंधन की अहम बैठक थी और मुझे लगता है कांग्रेस से तो पूरे ही नेतृत्व से सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। राजनीतिक दल जितने भी हैं, जो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे या जो नहीं भी थे या जो हो सकते हैं, वो सब भी नजर आए हैं। कितनी बड़ी एकजुटता थी ये, इसको कितनी महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखें, जिन मुद्दों पर मंथन किया गया है उस पर कितना घेर के चुनौती दे पाएंगे। और एक लीडरशिप का सवाल हालांकि मैंने नीरज जी से किया था, लेकिन ये बहुत समझदारी से बात यहाँ इंडिया गठबंधन को रखनी पड़ेगी कि एक लीडरशिप में एक चेहरा होगा जिसकी दम पर ये पूरा जो गठबंधन है आगे काम करेगा। देखिए राखी जी, आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष के जितने धुरंधर नेता हैं और जो क्षेत्रीय छत्रप कह लीजिए, वो सारे लोग आज कांग्रेस नित इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ 5 संकल्प पारित किए और 5 जो प्रस्ताव पारित हुए उस पर मजबूती से काम करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ दिखे। आज यह भी आपने प्रश्न उठाया कि कुछ लोग नहीं आए। जो लोग नहीं आए, आज यह जो डूबता भारतीय जनता पार्टी का जहाज है, जिसको कि आज आप मोदी और अमित शाह के युग वाला जो की भाजपा है, वह अब डूबती जहाज साबित होने जा रही है। और इसमें कुछ वही लोग नहीं आ पाए जो डरे हुए हैं या तो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि जो है अब यह इंडिया गठबंधन
न नेतृत्व संकट से गुजर रहा है और न ही आपसी एकता के लिए भटक रहा है। अब जो है पूरी मजबूती के साथ जिसको नेतृत्व करना है वही नेतृत्व करेगा और नेतृत्व जो करने लायक है वही करेगा। इसमें कोई जो है आपस में न तो भेद है न कोई भाव है, सब एक भाव से एक मत से जो देश कमजोर हो रहा है और देश के खातिर जो है सब लोग एकमत है। और यह लूट और झूठ की जो भाजपा की सरकार चल रही है, मोदी की सरकार के विरुद्ध सब लामबंद हुए हैं और आगे आपको दिखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और है राजेश जी मेरा आपसे, क्योंकि मुख्य रूप से मैं राहुल गांधी की बात करूं, मैं अखिलेश यादव की बात करूं, मैं ममता बनर्जी की बात करूं, मैं उद्धव ठाकरे की बात करूं, देखिए ये सारे वो चेहरे हैं, मैं शरद पवार जी की बात करूं और भी सभी दलों के जो दिग्गज हैं उनकी बात करूं, मुझे लगता है ये वो चेहरे हैं जो अपने राजनीतिक दल होने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरह से राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। बात और प्रॉब्लम कहाँ आती है जब एक राय नहीं हो पाती। अब होता क्या है, एक राय बनाने के लिए चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे मैं सोनिया गांधी बोलूं या मैं बाकी लोगों का नाम लूं, बैठक तो हो गई, बैठक में जो बिंदु हैं जिन पर बात हुई वो भी आपने रख दिया कि किन किन मुद्दों पर आगे जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ उन 5 मुद्दों पर आने वाले इलेक्शन और सारी रणनीति से आप बीजेपी के जनाधार को रोक पाएंगे? आप समझिएगा, एकजुटता के साथ साथ मुद्दों के साथ साथ आपको वो ताकत लानी पड़ेगी, उन छोटी छोटी चीजों को, इस गठबंधन को छूना पड़ेगा कि कहां से जीत मिलेगी। ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी बढ़ रही है, कैसे रोकेंगे आप? ये एक रणनीति का अहम बिंदु होना चाहिए। देखिए जी 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 राखी जी, आप देखिए कि जो 5 बिंदु आज सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुए, जिसके लिए हम संघर्ष करने के लिए जो है संकल्पबद्ध है, वह आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और इस ज्वलंत मुद्दे पर हम जो है इसमें छोटी बड़ी सारी चीजों को मिश्रित करके, जिससे जो है जिसका दंश देश की जनता, देश के युवा और देश के गरीब आम लोग और देश भुगत रहा है, उन सारी चीजों का समावेश 5 बिंदुओं में है। और अब किसी भी प्रकार से चूक होने के लिए जो है कुछ लोग बीच में भ्रमित थे या आवश्यकता से ज्यादा जो भी चीजें रही है उस पर हम नहीं जाना चाहते, इसलिए जो समय बीत गया अब उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन आप एक चीज का विश्वास रखिए कि आज से जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप शुरू हुआ है, ये आने वाले मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने तक दिन प्रतिदिन मजबूत दिखेगा आपको, और नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी का रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ठीक है, चलिए, खैर आपने इस चीज को स्वीकारा और मुझे लगता है बाकी लोगों की यदि इसमें एकमत राय होगी तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो खैर आने वाले समय में दिखेंगी ही। यश जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां तक गठबंधन के तौर पे मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करूं, हालांकि बहुत ऐसा सवाल होगा जिस पर शायद अभी एकदम आप ना भी बोल पाएं या हो सकता है वेट एंड वॉच करना पड़े, लेकिन इस इलेक्शन के लिए आज ओवरऑल जो गठबंधन की बैठक हुई है, यदि ये अभी से मैं इसकी शुरुआत मानूं कि एकजुट हैं, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो एक साथ गठबंधन में जो भी लोग हैं उनके साथ उनकी सीट्स के अकॉर्डिंग होगा। कितना सफल हो पाएंगे ये, क्योंकि देखिए अब जो इलेक्शन है हम पहले उनको कवर अप करें, क्योंकि बैक टू बैक इलेक्शन लगे हुए हैं और ये एकजुटता जाहिर तौर पर पहले तो हमें जीत की होती है, उसके बाद दूसरे मुद्दों की। राखी जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज से जो सब लोग दूर हो रहे हैं आपकी परिचर्चा में, उस पर मैं जरूर जानकारी लेके आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एनडीए की बैठक होती है, उस एनडीए में जो सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल उससे दूरी बनाते हैं, चाहे वो संजय निषाद जी की निषाद पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी का अपना दल हो या ओपी राजभर जी का अपना दल हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर के अपने गठबंधन की बैठक बुलाते हैं। और क्यों करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना दल के नेता खुद बोल चुके हैं कि सरकार एसटीएफ जो है वो उनके खिलाफ काम कर रही है। संजय निषाद जी की पार्टी अपने हिसाब से कह चुकी, ओपी राजभर जी की पार्टी अपने हिसाब से कह चुकी। जब कुंभ में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तो बेचारे ओपी राजभर जी की गाड़ी में सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता घुस गए तो उन्हें निकलने नहीं दिया। तो ये पूरे देश भर में यही दिख रहा है
कि एनडीए है जरूर, लेकिन असंतोष सबसे ज्यादा अपने घटक दलों का बीजेपी के ही खिलाफ है। अब ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसा क्या दबाव है, इस पे जरूर बात होनी चाहिए, और चाहे तो इस पे एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, और गठबंधन के दल इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के उनके परिचर्चा में शामिल होने चाहिए। दूसरा सवाल जो आपने हमसे किया, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, ये माननीय अखिलेश यादव जी कई बार बोल चुके हैं। देखिए चीजें, और माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जीत मायने रखती है, सीट मायने नहीं रखती है, और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिसको कंफ्यूजन होगा वो सीधी सी बात है, वो जीत पे विश्वास नहीं रखता होगा, क्योंकि हम जब जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता से बाहर होगा। तो हम सबकी जो लड़ाई है, वो जो अलोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अलोकतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, उसको हराना और सत्ता में ऐसी सरकार को लाना जो जनता के हित में फैसले ले, जनता के हित के काम करे, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। आज तक भारतीय जनता पार्टी उन तुलना में कहीं बैठती रही, चाहे वो बिजली उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लोहिया आवास के माध्यम से सोलर एनर्जी पे काम करना हो, चिकित्सा सुविधाओं पे काम करना, हर क्षेत्र में। तो ये जो परसेप्शन बना करके भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए लेके आई है कि जैसे ये कोई बहुत खराब है, असल में एनडीए में बहुत भगदड़ है, डर एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये डराने का काम करें, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में किया, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, पासवान जी की पार्टी को तोड़ा, और भी दलों को ये तोड़ने का ही काम कर रहे हैं, किसी को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। कोई इनका ऐसा सहयोगी नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जब अच्छा गठबंधन चल रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा एक प्रवक्ता है, तब उनको शिवसेना से तोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपने दल में लेके आए। तो जितनी खलबली और गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में, इतनी कहीं भी नहीं है। और जो खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बन के बैठे, जिन्होंने बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया था भानुमती का कुनबा, तो भानुमती का कुनबा जो है वो एनडीए में बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देता है। ना विचार एक है, ना रोड़ा एक है, सब जगह मिलजुल करके कार्यकर्ता है, बन के नहीं बैठे हुए, नेचुरली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सब ईडी और सीबीआई के डर से इकट्ठे हुए हैं। नहीं, मेरी शुभकामना है खेमचंद शर्मा जी आपको आपकी पार्टी प्रवक्ता बनाए, तब तक आपको नेता बना करके इस तरीके से चलाएगी, आपको प्रवक्ता बनाए, आपको शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे जिम्मेदारियां आती हैं और जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम बन के बैठे। खेमचंद जी 6 राज्यों में दूसरी पार्टी के नेता आए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया आपने। जिम्मेदारी आती है और जाती है। ठीक है, एक सेकंड राखी जी क्योंकि खेमचंद शर्मा जी ने मेरे बीच में बोला, मेरा एक सवाल है, जिज्ञासा है बहुत दिनों से। ठीक है, जल्दी से जितने भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बनते हैं, उसमें पहला चेहरा नरेंद्र मोदी जी का होता है, जबकि ये संगठन सर्वोपरि और संगठन की दुहाई देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो दूसरे नंबर पे क्यों दिखाया जाता है? वो 2 नंबर ही क्यों हो जाता है? उसको ऐसा 2 नंबर ही क्यों बनाया जाता है? एक नंबर का क्यों नहीं रखा जाता? मैं इसका जवाब उन्हीं से लेती हूँ सर। हाँ खेमचंद जी बोलिए। संवैधानिक पोस्ट सर्वोपरि होती है, और संवैधानिक पोस्ट पे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठे हुए हैं, जो हमारे नेता हैं। सर्वोपरि तो आप ही कहते हो। सुन लो संगठन सर्वोपरि आप कहते हो, संगठन की दुहाई आप देते हो, तो फिर ये 2 नंबर ही बना देना। ठीक है यश जी ठीक है, सुनिए। हाँ, आप सुनना नहीं चाह रहे तो बात अलग है। संवैधानिक पोस्ट पे जो हमारे नेता है, नेतृत्व करता है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इसीलिए उनका पहला रहता है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहता है। उसके ऐसा नहीं है कि अटल आडवाणी जी को पोस्टरों से हटा दिया। अटल और अडवाणी जी आज भी हमारे कार्यालय पे जाइए, हमारे कार्यालय पे आप जाइए, राष्ट्रीय कार्यालय पे अटल जी और अडवाणी जी का फ्रंट पे फोटो लगा हुआ है। अब आप अपने बारे में बताइए। अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का क्या रहा? आप बड़ी पार्टी, दुनिया की बड़ी पार्टी, दुनिया की धनाढ्य पार्टी, दुनिया का बड़ा कार्यालय लेकर चलने वाली पार्टी, उन्होंने पार्टी बनाई, दुहाई देने वाली पार्टी निकाल दिया गया। उनको जिन्होंने पार्टी फाउंड की, उन्हीं को बाहर निकाल दिया गया। इस तरीके से आ जाएंगे। आप नहीं गए तो आप हमारे तरीके से आ जाएंगे। सवाल हम पूछ रहे हैं, संगठन की दुहाई देने वाली पार्टी 2 नंबर ही बना देती है अपने प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो आप जाइए और आपको दिखाई देगा। हम अपने फाउंडर्स का भी सम्मान करते हैं, वर्तमान सीनियर लीडर का भी सम्मान करते हैं, वर्तमान में जो हमारे लीडर है उनका भी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पे
दीनदयाल उपाध्याय जी का भी सम्मान है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सम्मान है। अब जाएंगे तो हमारे कार्यालय में दोनों की मूर्तियां देखेंगे, जहाँ पे ठीक है खेमचंद जी एक सेकंड रुकिएगा। चलिए यश जी और खेमचंद जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे संगठन सर्वोपरि है, खेमचंद जी ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी हम संगठन के बल पे उन्हें सरकार बनाएंगे और मजबूती से हम वापस आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। ठीक है चलिए एक सेकंड रुकिएगा। नसीम जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। सभी को आपने सुना, एक मकसद भी समझ में आता है, एक उद्देश्य भी है, कैसे आने वाले इलेक्शंस को देख पा रहे हैं? देखिए, आने वाले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन की अगर सारी पार्टियां एक साथ रहेंगी, एकजुट रहेंगी, तो नेतृत्व का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य होंगे, नेचुरली वही इस देश का भी नेता होगा और इंडिया गठबंधन का भी नेता होगा। तो उसके नेतृत्व में देश में बाकी जो ममता जी हों, फिर चाहे पवार साहब हैं, चाहे भैया अखिलेश जी हों, फिर चाहे दूसरी अलग अलग पार्टियां हों, ये एक कोर कमेटी के सब अपने अपने राज्यों के अपने अपने इलाके के बड़े नेता हैं। ये उसके सब महान नेता हैं, ये उसके साथ हैं। और ये सब लोग मिलकर अगर एक नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ेंगे तो ये मोदी जी का जो षड्यंत्र है, जो उनका जो है ये आडंबर है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। देश के नौजवान, अभी आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी जो है 7 दिनों के अंदर जो है लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उसके सदस्य बने। युवा परेशान है, और जब जिस किसी देश का युवा परेशान होता है तो आपने श्रीलंका देखा, आपने नेपाल देखा, आपने बांग्लादेश देखा, तो इन देशों को देखने के बाद ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वही जैन जी की जो शक्ति है, युवाओं की जो शक्ति है, वो इस देश का भी नेतृत्व बदलेगी सरकार। क्योंकि ये सरकार जो है वो आज किनकी है? ये 2 लोगों की सरकार चल रही है और 2 लोगों के लिए सरकार चल रही है। यानी 2 गुजराती सरकार में और 2 गुजराती देश को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं। कल ही 15 लाख करोड़ का घोटाला मोदी जी के एक मित्र हैं राजेश एक्सपोर्टर, उन्होंने किया। आप समझ सकती हैं कि देश के बजट से भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला इस देश का एक व्यक्ति करता है। जितने भी घोटाले हुए आज सब गुजरात मॉडल के लोगों ने ही किया, गुजरात के ही लोगों ने ज्यादा किया। तो ये देश जो है वो घोटालेबाजों के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में है। बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, क्रांति आएगी, देश की सत्ता जो है वो बदलेगी और देश के लोग एक एक पैसे का हिसाब इन सत्ताधारियों से लेने का काम करेंगे। इनकी जगह जो है, जिस प्रकार से दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों की जगह जेलों में हुई है, उसी प्रकार से इन लोगों की भी जगह जो है इस देश के नौजवान देखेगा, इनकी जगह, असली जगह जेलों में होगी। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मुकेश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा। पंजाब का इलेक्शन है, क्या गठबंधन के रूप में एक तस्वीर वहां पर हमें नजर आएगी? मैं सिर्फ इसीलिए अगले इलेक्शन से कंपेयर कर रही हूं क्योंकि फिलहाल ये बैठक हुई और आने वाला सिनेरियो आपको भी लगता है कि यदि फिर से कुछ अच्छी बॉन्डिंग होती है तो बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। देखिए, पंजाब का इलेक्शन तो आपके सामने है कि ईडी पहुंच गई पंजाब, अरोड़ा जी को गिरफ्तार कर लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। जहां जहां चुनाव होंगे, जिस राज्य में चुनाव होंगे, वहां ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। मैं खेमचंद जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा संगठन सर्वोपरि है, तो 75 साल वाला कहाँ गया? संगठन ने निर्णय लिया था कि 75 साल में आपको रिटायर कर में देखो केजरीवाल हम तो वन मैन अरे सुनिए, अरे वन मैन तो है तो सही, मानते तो है इस बात को, सुनिए ना। 75 वाला जो 75 साल वाला जुमला कहाँ गया? 15 लाख वाला जुमला कहाँ गया? जो है बेरोजगार, जो 2.5 करोड़ वाला जुमला कहाँ गया? जब आप यही होता है ना, जब सच्चाई बोलते हो तो ऐसे ही बिलबिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। ईडी और सीबीआई का डर जाते हैं, ऐसे बिलबिलाने लग गए आपने 75 साल में। कैसे पेट्रोल लगने लगा आपने 75 साल में? बोलते 75 साल हमने बोला ही है और आपको खिलवाड़ शुरू हो गई। यही होता है, संगठन सर्वोपरि नहीं है, व्यक्ति सर्वोपरि है आपका। मोदी जी सर्वोपरि है आपका, पता चलेगा। ये आपका संगठन सर्वोपरि नहीं है। टीवी चैनल में आपने बोल दिए हमारा संगठन सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि नहीं है। खेमचंद जी सच्चाई सुनिए, सवाल कर रहे हैं, उससे 15 लाख का जुमला कहाँ गया? 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ गया? ठीक है खेमचंद जी और मुकेश जी, चलिए समय की सीमा है, प्लीज एक सेकेंड बहुत छोटा सा जवाब था।
गठबंधन होगा या नहीं होगा, और ये चढ़ गए। ठीक है नीरज जी। राखी जी सुनिए, मैंने एक सवाल पूछा कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन ने निर्णय लिया था कि 75 साल बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, तो ये चढ़ क्यों रहे हैं? चढ़ने वाली बात कौन सी? क्योंकि अपने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल है, उसमें कौन सी बात है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, ठीक है। लेकिन आप बोलिए ना कि मोदी जी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि नहीं है, अमित शाह जी सर्वोपरि है। चलिए मेरा सवाल कुछ और बोलिए ना आप, ठीक है नीरज जी बोलिए ना आप दिलेरी से। नीरज जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। संगठन सर्वोपरि है और हमारा नेता भी सर्वोपरि है। नीरज जी बहुत जल्दी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। नेता सर्वोपरि है ना, संगठन सर्वोपरि नहीं है। संगठन द्वारा लिया गया निर्णय तो आप अपने बदल लेते हैं। ठीक है खेमचंद जी और मुकेश जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, देखिए समय की सीमा है बस। ठीक है खेमचंद जी, मुकेश जी बस ठीक है। खेमचंद जी प्लीज एक सेकंड। नीरज जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से, समय हो गया है। जी बहुत ही संक्षिप्त ही प्रक्रिया रहेगी। देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप पूछेंगी तो सब एक दूसरे को आरोप लगाएंगे। मेरा मानना है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, जिस भी बाल्टी से निकाल कर आप पीजिए, बम बम भोले होना है। लेकिन देश की जनता समझदार है और भारतीय जनता पार्टी जितना ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहेगी उसके प्रति लोगों की भावनाएं भड़केंगी ही भड़केंगी। क्योंकि याद किया जाता है सोशल साइट का जमाना भी है, आभासी दुनिया जो है हर जगह तैयार पड़ी हुई है। आपने देखा था कि 2014 से पहले क्या क्या हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, तो वह जनता जान रही है। और जिन युवाओं को टारगेट करके वो 2014 में सत्ता में आए थे, वही युवा 2024 में आपने दिखाया कि सीटें कम हुई और 2029 में और सीटें कम होगी और सत्ता से ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही फैक्ट है। आज के बाद भी मैं आगे भी आपसे बात करूंगा और इंडिया गठबंधन को लगभग 100 रैलियां करनी ही पड़ेगी पूरे देश में 29 आते आते, तब जाकर सत्ता से पदच्युत करेंगे, नहीं तो फिर से ये विपक्ष में ही बने बैठेंगे। चलिए समय की सीमा है, आपसे भी चुनाव आते आते देखिए जनता पार्टी 48 लोगों को साथ लेके चल रही है, कैसे भगेंगे वहां के लोग। ठीक है चलिए खैर आने वाले सिनेरियो में फिर जुड़ेंगे सर, देखेंगे। और अभी तो बैठक हुई है, देखिए क्या कुछ और निकल कर आता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, सियासी हलचल हुई है। एक तरफ मजबूती के तौर पर एकजुटता का संदेश देते हुए इस इंडिया गठबंधन को देखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक साथ आने का ये मैसेज दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। लेकिन कैसे, क्या, किसका नेतृत्व, कैसे चलेंगे आगामी इलेक्शंस में, क्या फिर से कोई मनमुटाव तो नहीं हो जाएगा, ये वो सारे सवाल हैं जो हमें आने वाले समय में वाकई देखने को मिलेंगे और इनका जवाब भी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।